दोस्तों, कांटों की उपहार की इस सीरीज में 19वीं भाग लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तक की कहानी में आप लोगों ने सुना, राधा राजा विजयभान सिंह की खोज के लिए निकल पड़ती है और रामगढ़ का चप्पा चप्पा छान मारती है, परंतु जब कहीं नहीं मिलती है, परंतु उसके हाथ जब एक प्रभु यीशु का मूर्ति जो उसके बाबा ने बनाया था उसके हाथ लग जाती है राजा विजयभान सिंह की हवेली में, और उस मूर्ति को लेकर के वो फादर जोसेफ के पास पहुंचता है जो उसके बाबा ने वो मूर्ति उनको भेंट किया था। और वो सोचता है कि यहीं से कहानी पता चलेगा कि मूर्ति कैसे आया राजा विजयभान सिंह के पास, और वो खोज में निकल पड़ती है। और जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ फादर जोसेफ का उस दिन विदाई रहता है और वो बताते हैं कुछ, और उससे आगे की कहानी को शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, और अभी तक की कहानी आप लोगों ने सुना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। दूर, बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके की खामोशी, शाम, सुनसान वातावरण, केवल हवाओं की सनसनाहट ही कभी कभी सुनाई पड़ जाती। धीरे धीरे बादल ऐसा लगता था मानो सूरज आज समय से पहले ही डूब गया है। केवल कहीं कहीं ही बादलों की परतों पर डूबे हुए सूरज की लालिमा दिखाई पड़ जाती। और इस इलाके में एक अलग पहाड़ी पर स्थित ओरियम में एक बाड़ में खाट पर लेटा एक टीबी का बुढ़ा और निर्मल रोगी चुपचाप अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। गहरी और गहराती हुई सांसें, जिसमें खोखली छाती की जकड़न और गले के अंदर जमे बलगम की गंध थी। जब वह खांसता तो उसकी छाती का उतार चढ़ाव तेज हो जाता, सांस और गहरी हो जाती। क्रमशः रक्त के छींटे बाहर निकल पड़ते, होठों के किनारे लाली से भीग जाते, और तब वो अपनी आवाज़ पर काबू पाने के प्रयत्न में झट उठकर बैठ जाता और अपने हाथों से छाती दबाने लगा। खांसी रुकती तो वह गहरी गहरी सांसों के साथ अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए समीप की खिड़की से बाहर झांकने लगता। काली और मोटी परतें, मन करता हुआ शीघ्र ही इनसे भी ऊपर बहुत दूर चला जाए, जीवन बोझ बन जाए तो जीने की चाह मिट जाती। उस बुढ़े और निर्मल रोगी का दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो चुका था। जब भारी सांसें हल्की होती तब छाती का उतार चढ़ाव सामान्य रूप से हो ही जाता था। एक बार फिर पलंग पर लेट जाता, गर्दन घुमाकर बाड़ के अंदर देखता। बीच के दरवाजे के उस पार दूसरे बाड़ में, जो इस अस्पताल का सबसे बड़ा हॉल था, उस बाड़ में दीवार पर एक बड़ी संगमरमर की प्लेट जड़ी हुई थी जिस पर अंकित की हुई पंक्तियां उसने सैनिटोरियम में भर्ती होने के बाद पहले ही दिन पढ़ ली थी। लिखा था, इस संगमरमर को राजा विजयभान सिंह एक्स रूलर ऑफ रामगढ़ स्टेट की असीम कृपाओं के कारण धन्यवाद के रूप में यहाँ जड़ा गया। यदि उन्होंने इस सैनिटोरियम को सहायता नहीं की होती तो निश्चय ही यह आर्थिक स्थिति के कारण बंद कर दिया जाता। 9 मई 1955, आज से लगभग 15 वर्ष पहले, जब कुछ दिनों के लिए राजा विजयभान सिंह अपने दिल की भटकती आग को ठंडा करने के लिए इस पहाड़ी इलाके में भटक रहे थे, तब उनकी उपस्थिति का ज्ञान करके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान में एक पार्टी दी थी और बदले में सैनिटेरियम के लिए एक अच्छी खासी रकम वसूल कर ली थी। आज उन्हें कोई नहीं जानता था और कोई नहीं पहचानता था। आज भी वह डॉक्टर यहाँ था जिसने खुले शब्दों में अस्पताल के लिए उनसे भीख मांगी थी। आज भी कुछ एक नर्स तथा सिस्टर यही थी, परंतु राजा विजयभान सिंह अब राजा नहीं थे। एक साधारण रोगी थे, टीबी के रोगी, जिसे मानो किसी ने तरस खाकर सड़क पर से उठाकर यहाँ भर्ती करा दिया था। दाढ़ी और सिर के बाल बढ़े हुए, सफ़ेद छाई हुई थी। अपने ही सम्मान में जड़ी उस संगमरमर की प्लेट को बार बार देखने के बाद भी उनकी आंखें छलक पड़ती थी। प्यार ने उन्हें क्या से क्या बना दिया, पागल या दीवाना। उनका प्यार सार्थक नहीं हो सका, प्रयत्न निष्फल, तपस्या व्यर्थ गई, पूजा रास नहीं आई। पता नहीं उनका प्रायश्चित कभी पूरा होगा भी या नहीं। उसके दिल में अब कोई इरादा नहीं था, कोई अभिलाषा नहीं। उनसे जो हो सका वह कर दिया, कमल के लिए भी और राधा के लिए भी। परंतु दिल के अंदर एक आशा अवश्य थी। यह आशा दिल के अंधकार में जाने किस कोने का पर्दा उठाकर बार बार झांक लेती। एक दिन जब वह नहीं रहेंगे तो राधा उन्हें अवश्य क्षमा कर दे। काश राधा उन्हें उनके जीवन काल में ही क्षमा कर दे। एक बार ही सही, केवल एक बार ही उसके पगों में अपना दम तोड़ते हुए उन्हें सदा के लिए शांति मिल जाती। सैनिटोरियम में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपना स्टेट बैंक में जमा किया हुआ सारा रुपया कमल के नाम कर दिया था। सारे कागजात भी उसे लखनऊ से ही भेज दिए थे। अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बचाया। बचा कर करते भी क्या,
अब तो जीने की आशाएं खत्म हो चली। जीवन कोई महत्व नहीं रखता था। इस संसार से वह उकता चले थे। प्रकृति के अनजान ने उन्हें कोई लगाव नहीं रह गया था। खुद को संतोष दे दिया था कि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, पापों की सजा काट रहे हैं। उनका प्रायश्चित अब मरकर ही पूरा होगा। सैनिटेरियम में आए उन्हें काफी दिन हो चले थे और ज्यों ज्यों उनका इलाज होता गया, स्वस्थ होने के बजाय अवस्था और ही गिरती चली गई। वह पलंग पर उठते बैठते भी तो हांफने लगते। कुछ कहना चाहते तो रुक रुक कर मानो जुबान लड़खड़ा रही। बात करते तो कभी कभी ऐसा प्रतीत होता मानो दिल बैठ जाएगा और तब वह बेचैनी से अपना दम निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। उनका अपना बाढ़ के मरीजों से कभी भी कोई संपर्क नहीं। सभी का कोई न कोई देखने वाला अवश्य आता था, मिलने के लिए कोई अवश्य आता, फलों का रस पहुंचाने वाला कोई न कोई अवश्य था, परंतु उनका अपना कोई नहीं। अकेले, मानो संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जब सुबह होती तो वह तड़के सूरज की पाँव फटने से पहले ही अपना बेड के समीप वाली खिड़की खोल लेते। ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ी हवाएं मुखड़े को छू जाती, तब भी वह पट बंद नहीं करते। आकाश पर नजर आते सुबह के तारों को देखकर उन्हें एक विचित्र संतोष मिलता। कुछ देर बाद ही इस तारे की चमक इसकी यह सूरज की तपती रोशनी का शिकार होकर बिल्कुल फीकी हो जाएगी और इतनी फीकी कि यह दिखाई भी नहीं देती, बिल्कुल उनके जीवन के समान। राधा का विचार कांटा बनकर शरीर में चुभने के पश्चात भी उनके दिल का वास्तविक संतोष था। अच्छा हुआ जो उन्होंने राधा को अपनी सूरत नहीं दिखाई, वरना जाने क्या परिणाम होता और अधिक घृणा वह सहन नहीं कर पाते। दर्द बर्दाश्त नहीं होता। राधा ने उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। क्षमा करने के लिए ठंडे दिल से कभी सोचा भी नहीं। यदि अपने दिल के अंदर नफरत की चिंगारी को बुझाकर एक बार भी वह आंखों में झांक लेगी तो उसे विश्वास हो जाता है कि उसे प्यार करते हैं। प्यार कितना प्यारा नाम है, सुंदर, मीठा, इसे सदा होठों से लगाए रखने का मन करता। यह जानते हुए भी कि इसका प्रभाव शरीर के अंदर जहर बनकर फैलेगा, होठों से किसी वस्तु को लगाए रखने के नाम ही प्यार है। आज 14 अगस्त 1970 है और कल 15 अगस्त सारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वह देश जिसको स्वतंत्र कराने के लिए राजा विजयभान सिंह की अपनी दौलत का एक बड़ा भाग काम में आया। कल उनका जन्म दिवस भी होता। कैसी शुभ घटना है यह। शायद यह वर्ष उनके लिए अंतिम वर्ष है। उनकी अवस्था दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। राधा से राजा विजयभान सिंह के रूप में मिले उन्हें आज 23 वर्ष भी हो गया। 23 वर्ष से अधिक का समय हो गया जब से उनका साथ छूटा था। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर ध्यान ही नहीं दिया था। ध्यान दिया भी तो केवल आंसू बहाने के लिए, रोने के लिए और तड़पने के लिए, अपने जीवन के दिन पूरे करने के लिए। यदि राधा ने उन्हें क्षमा कर दिया होता तो वह राजमहल की रानी होती और उन्हें 15 अगस्त को इस खुशी के अवसर पर सारे कस्बे में खाना खिलाते, मिठाइयाँ बांटते, मंदिर में चढ़ावे भेजते। परंतु अब यह तो सोचने से भी क्या होता, क्या लाभ है इन आशाओं का। सपना देखने से अब तो उनका जीवन ऐसी मंजिल तक पहुंच चुका है जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अपनी बेबसी पर उनकी आंखें भी छलक आई। अपने निश्चित समय पर एक नर्स उनके पास आई। उनके हाथ में एक पैकेट था, पुराने अखबार से लिपटा हुआ, जिसे उसने लापरवाही से पलंग के समीप ही एक छोटी सी मेज पर रख दिया। चार्ट पढ़ा और इंजेक्शन तैयार करती हुई बोली, बाबा तुम इतने खामोश क्यों रहते हो। परंतु उसका रोगी कुछ न बोला, खामोशी रहा। अचानक उसकी दृष्टि ठिठक गई। पैकेट पर सामने ही मोटे मोटे शब्दों में उसका अपना नाम छपा था। उसने झट वह पैकेट उठा लिया और पढ़ा, राजा विजयभान सिंह। राधा ने उसे राजा विजयभान सिंह से संबोधित करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए विनती की थी कि वह घर लौट आए। तुरंत ही रोगी के मुखड़े पर एक चमक लौट आई। तुरंत ही बिल्कुल इस प्रकार जैसे बुझता हुआ दीपक दम तोड़ने से पहले एक बार चमक उठा। खुशी से उनका सारा शरीर कांपने लगा, होठ थरथरा उठे। राधा ने उसे क्षमा कर दिया। राधा ने क्षमा कर दिया। वह स्वयं राजा विजयभान सिंह से क्षमा मांग रही है तो वह उन्हें बुला रही है। तुरंत ही रोगी ने अपने अंदर एक विचित्र सी ताकत का आभास किया। प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वह बहुत जोर से चीख पड़ा, राधा। उसकी आवाज मानो सारे सैनिटेरियम में गूंज गई और आसपास के सोते जागते रोगी चौंक पड़े। नर्स इंजेक्शन तैयार कर रखी थी। उसकी इस अचानक चीख पर उसका भी कलेजा कांप गई। उसके होठों से निकला, सिर हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। उसने घूर कर रोगी को देखा, राधा। रोगी फिर चीखा, इस बार पहले से भी तेज स्वर में। कि नर्स ने कांप कर अपनी बाहें छाती से बांध ली।
उसने रोगी को देखा जिसके मुखड़े पर ऐसी सुर्खी थी जिसका वह उचित अनुमान लगाने के बजाय उसे पागल समझ बैठी। स्तब्ध थी वह, वहीं खड़े खड़े उसे देखने लगी। रोगी ने पागलों के समान फिर चीखना चाहा तो इस बार उसे खांसी का दौरा आ गया। वह बुरी तरह खांसने लगा और खांसता ही गया, यहाँ तक कि उसके होठों पर रक्त की लाली छा गई। पलंग की चादर पर तथा हाथों के पैकेट पर भी खून के छींटे पड़ गए। खांसी के दौर ने उसे बिल्कुल पस्त कर दिया। वह बेहाल हो गया। पैकेट हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा तो नर्स ने उसे घूर कर देखा और फिर लपक कर झट अपना पैकेट उठा लिया। फिर मन ही मन उस पर बड़बड़ाती हुआ दूसरे वार्ड में डॉक्टर को बुलाने बढ़ी थी कि वह स्वयं ही आ गए। शायद रोगी की चीख सुनकर वह भी घबरा गए थे। रोगी को दौरा इतना सख्त पड़ा था कि खांसते वह दर्द के कारण अपनी छाती पकड़कर घायल पशु के समान तड़पने लगा। डॉक्टरों ने तुरंत ही उन्हें एक इंजेक्शन दिया और उसका दौरा कम हुआ। खांसी मध्यम पड़कर रुक गई। गहरी गहरी सांसों के साथ उनकी आंखें बंद होने लगी तो डॉक्टर ने उसे ठीक से लिटा दिया, कंबल ऊपर तक उड़ा दिया। रोगी सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने लेटे ही लेटे गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। खिड़की के बाहर का वातावरण बिल्कुल अंधकारमय था। रात चढ़ रही थी। वह अपने समीप वाले बेड की ओर लपका। नौजवान ने एक तपेदित का रोगी भी लेटा हुआ था बगल में। वह उसी को देख रहा। भैया अपनी फूलती सांसों पर काबू पाते हुए उस बूढ़े और निर्मल रोगी ने उससे पूछा, तुम तो शायद लखनऊ के ही रहने वाले हो? हाँ, जवान रोगी ने कहा। बूढ़े बाबा उस पर उसे तरस आया। क्यों, यहाँ से लखनऊ जाने वाली गाड़ी कब मिलती है? उसने पूछा। तुम्हारे भाई बंधु तो हर सप्ताह ही आते रहते हैं। रात 9 बजे गाड़ी छूटती है। उसने पूरी करवट लेते हुए अपना कंबल ऊपर तक खींचा। क्यों, कोई जाने वाला है क्या? नहीं, बस यूं पूछ लिया। उसने भी करवट लेते हुए एक आह भरी। फिर सोचा, लखनऊ से शायद रामगढ़ है ही कितनी दूर। उसे आज निकल जाना चाहिए इसी समय, बहुत चुपके से, फिर देखा जाएगा जो होगा। राधा ने उसे तुरंत ही मिलना चाहिए। राधा से छुट्टी देने वाला डॉक्टर तो अब सुबह आएगा। मालूम नहीं ऐसी अवस्था में उसे छुट्टी देना ही पसंद करे या नहीं। कौन उसकी वास्तविकता पर विश्वास करेगा? क्या राजा विजयभान सिंह ने? उसकी खामोशी तथा उकता देने वाली जिंदगी से उसने पहले ही सामने वाले को पागल समझ रखा था। नौकर चाकर उसे पागल ही तो समझते हैं। उसकी हकीकत की जांच पड़ताल होते होते तो देर हो जाएगी। ऐसी अवस्था में जब वह अपने आप को स्वयं ही पहचानने में देर करता है तो यहाँ का डॉक्टर उसकी बातों पर भला क्यों विश्वास करेगा? वह अधिक देर नहीं रुक सकता। जीवन की केवल कुछ ही सांसें तो रह गई है। उसे राधा से तुरंत मिलना चाहिए। उसकी बाहों में उसका दम निकल जाए, बस यही उसके लिए बहुत है। जीते जी उसको पापों का प्रायश्चित तो हो जाएगा। राधा से मिलने के लिए उसकी बाहें फड़फड़ाने लगी। धड़कन तेज हो गई। सब्र का दामन छूटने लगा। उसने दीवार पर टंगी घड़ी देखी। रात के 8 बज चुके थे। पहाड़ी इलाके में यूं ही रात जल्दी ही घनी हो जाती। सारे रोगी सो रहे थे, गहरी गहरी सांसों के साथ, जीवन के सपनों में डूबे हुए थे। कुछ देर उसने खामोशी से सब्र किया तो उसके समीप वाला रोगी भी सपनों में पहुंच गया। उसने कमरे का निरीक्षण किया। वार्ड में कोई नर्स नहीं थी। बहुत खामोशी से उठा हुआ उसका पुराना गर्म ओवरकोट तथा अन्य कपड़े स्टोर रूम में बंद थे। उसके तन पर इस समय केवल अस्पताल के ही साधारण कपड़े थे। ठंड सख्त थी, इसलिए उसने अस्पताल का ही कंबल लपेट लिया। दबे पगों जब वो अस्पताल से बाहर निकला तो ठंडी हवाएं सुई की नोक लिए उसकी छाती को छेदने लगी। फिर भी उसने रुकना उचित नहीं समझा। एक पल भी देर कर देने से उसका जीवन धोखा दे सकता था। बादलों पर मोटी मोटी परतें उस समय दिखाई पड़ जाती थी जब बिजली की कौन तड़प कर फैल जाती। तब दूर दूर की पहाड़ियों भी चमक उठती थी। अपने को संभाल कर वह स्टेशन की ओर हो लिया, परंतु रास्ते में बरसों की तूफानी झड़ी ने उस पर बरसा छा गई। उसका शरीर ठंड से ठिठुरने लगा। पहाड़ी इलाके की वर्षा यूं ही बहुत भयानक होती है, परंतु वह तब भी बढ़ता ही गया, गिरता पड़ता संभलता हुआ। राधा की बाहों में वह जल्द से जल्द अपने आप को गिरा देना चाहता था। ऐसा लगता था मानो उसके जीवन के दिन पूरे हो चुके हैं। केवल एक ही सांस चल रही है, प्यार की धड़कन के सहारे, बहुत तेजी के साथ। शायद कुछ देर बाद यह भी उसका साथ छोड़ दे। जब स्टेशन पहुंचा तो उसके शरीर की कपकपी ज्वर बनकर उस पर छा चुकी थी। अपने आप को भीगे कंबलों में लपेटकर वह गाड़ी के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठ गया। गाड़ी चली तो उसके शरीर की कपकपी और ठंड और बढ़ गई। उसके दांत किटकिटाने लगे। उसे सख्त खांसी का दौरा पड़ गया। तो कंपार्टमेंट में बैठे व्यक्तियों ने उसे बहुत घृणा से देखा और अपने नथुनों पर कपड़े रख लिए। खांसी के साथ ही उसके होठ से
निकले खून के धब्बे कंपार्टमेंट की दीवारों पर बढ़ चले थे। तुमको तपेदित है क्या? एक यात्री ने उसे देखकर क्रोध से पूछा। उसने बड़ी कठिनाई से हाँ के इशारे पर सिर हिला दिया। अपनी दुर्दशा पर उसकी आंखें छलक आई। राम राम राम, एक बूढ़े ने अपना बिचका हुआ मुंह और बिचकाकर कहा, तुमको क्या इसी डिब्बे में बैठना था? अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरे डिब्बे में चले जाना। शट अप, वह बहुत जोर से चीखा। इस प्रकार कि वह बुढ़ा ही नहीं, दूसरे यात्री चौंक पड़े। सभी ने उसे बहुत घूर कर देखा। बहुत आश्चर्य के साथ बुढ़ा बाबा उन्हें बहुत ही ढीठ मालूम पड़ा। वे चुप हो गए, उसके समीप से हट गए तो वहीं पैर फैलाकर वह लेट गया। जब गाड़ी लखनऊ स्टेशन पर रुकी तो रात के 2 बज रहे थे। भारत के स्वतंत्रता दिवस को आरंभ हुए 2 घंटे बीत चुके थे, परंतु प्रसन्नता की लहर कहीं भी करवट नहीं ले रही थी। उनके जन्म दिवस को आरंभ हुए भी 2 घंटे बीत चुके थे। आज 15 अगस्त है, शायद वह उनका अंतिम दिवस है, अंतिम घड़ी है। फिर भी वह साहस नहीं छोड़ना चाहता था। राधा की बाहों में जल्द से जल्द वह पहुंच जाना चाहता था। उसके बाद उसके प्राण जब चाहे निकल जाए। लड़खड़ाते पगों से वह प्लेटफार्म पर उतरा तो बरसात के कारण भरपूर वर्षा हो रही। जबकि यह पहाड़ी इलाका नहीं था, ठंड नाम मात्र को ही नहीं था, फिर भी ज्वर के कारण उनका शरीर ठिठुर रहा था। कंपार्टमेंट में बंद रहने के कारण कंबल काफी सूख चुका था, इसलिए उसने अपने शरीर पर ठीक से लपेट लिया और बाहर निकल गया। वर्षा की दीवार पार करके वह टैक्सी वालों के समीप पहुंचा। सभी अपनी कारों के शीशे चढ़ाकर रात के समय सो रहे थे। उसने एक टैक्सी के शीशे पर जोर से थपकी दी। ड्राइवर की आंखें खुली तो यात्री की आशा में बैठते हुए उसने दरवाजे का शीशा कुछ एक नीचे किया। रामगढ़ ले चलो भैया, उसने विनती की। अभी? ड्राइवर ने उसकी अवस्था को गौर से देखा। हाँ, अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयत्न करते हुए उसने उत्तर दिया। लेकिन अभी तो वर्षा के कारण वहाँ का रास्ता बहुत खराब हो गया है। उस तरफ रात में चलना भी खतरे से खाली नहीं है। तुमको जितने भी पैसे चाहिए मैं वहाँ पहुँचते ही दे दूंगा। उसने उसके आगे फिर विनती की। बस मुझको वहाँ की हवेली तक पहुँचा दो। हवेली? हाँ, मैं राजा विजयभान सिंह हूँ। राजा विजयभान सिंह? ड्राइवर ने इस बार उसे और भी गौर से देखा। झांकने का प्रयत्न करते हुए ऊपर से नीचे फिर एक बार जोरदार ठहाका लगाया। हा हा हा, राजा विजयभान सिंह? फिर वह गंभीर होकर उस पर क्रोधित हुआ। चल भाग यहाँ से, कमबख्त ने नींद हराम कर दी, पागल। राजा विजयभान सिंह को उस पर सख्त क्रोध आया, परंतु फिर अपनी वर्तमान स्थिति का ज्ञान करके उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इस समय वह क्या है? इस समय भिखारी, जिनके पास एक पैसा भी नहीं बचाया ही नहीं, इस आशा पर कि अब तो जीवन के दिन शेष दिन सेंटोरियम में ही कट ही जाएंगे। ट्रेन में भी वह बिना टिकट ही आए थे। टीटी कृपालू था, जिसने उनकी अवस्था देखकर कुछ पूछा ही नहीं था। उन्होंने निराश होकर भागते हुए इधर उधर देखा। दूसरे टैक्सी वाले भी वहीं उतर गए थे, वहीं उत्तर दे रहे थे उनको। सभी लोग मना कर रहे थे। वह थोड़ा आगे बढ़ा। अनगिनत तांगे शेड के नीचे खड़े थे और तांगे वाले इनकी गद्दियों पर लेटे गहरी नींद में डूबे हुए थे। कुछ एक खाली भी थे। शायद चालक अपनी गरीबी के कारण इस वर्षा में भी सवारी के लिए प्लेटफार्म के समीप चक्कर काट रहे थे। उन्होंने सोचा इनसे भी सहायता मांगना मूर्खता होगी, या भी उनका मजाक उड़ाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। शरीर का ज्वर बढ़ता ही जा रहा था। जोड़ टूट कर मानो अलग अलग हो जाना चाहता था। यद्यपि एक बार फिर गिर पड़े तो शायद अब कभी नहीं उठ सकेंगे। जो कुछ भी उन्हें करना है तुरंत कर लें, समय बहुत कम है। उनके दिल में एक आशा की ज्योति चमकी। झट तांगा के झुंडों में पहुंच कर उन्होंने एक किनारे वाले खाली तांगे की रस्सी खोली, इस पर सवार होकर चाबुक संभाली और शक्ति के साथ हाँक लगा दी। वर्षा तेज थी, वर्षा की झड़ी तेज थी, परंतु घोड़ा बाहर आते ही सरपट भागने लगा तो वह तांगे की पिछली सीट पर अर्ध लेट से गए। रात का तीसरा पहर हवाओं का बहाव तूफान के समान विपरीत चल रहा था कि घोड़े को पग बढ़ाने में भी कठिनाई हो रही थी। फिर भी चाबुक की मार खाते खाते उसने शहर की सीमा पार कर ली। रामगढ़ को जाने वाले कच्चे रास्ते पर तांगों की पहिए अब धस धस जाते थे। फिर भी राजा विजयभान सिंह ने साहस नहीं छोड़ा। राधा के प्यार उनके जीवन में साहस देने में पूर्णतः सहायक था। इसलिए जहाँ कहीं भी लोग तांगे के पहिए कीचड़ में फंसकर आगे बढ़ने में असमर्थ सिद्ध हुए, वहां उतर कर उन्होंने स्वयं अपने कमजोर हाथों द्वारा उसे ढकेल कर आगे बढ़ा दिया। परंतु जब धीमे धीमे ऐसा करते हुए उनकी बची खुची ताकत भी जवाब दे गई तो वह तांगे की सीट पर लेट गए। अचानक उन्हें महसूस हुआ वह बहुत दूर चले आए हैं। वर्षा रुक गई है, बादल खुल चुके हैं, कहीं कहीं तारों ने झांकना भी आरंभ कर दिया था। उन्होंने अपनी कोई ताकत फिर समेटी। आस है तो जान है और जान है तो संसार है। परंतु इतनी दूर लगातार तांगा खींचते रहने के कारण घोड़ा अपना साहस खो चुका था। जब वह एक नाले के समीप से गुजर रहा था तो अचानक उसके पग फिसल गए। वह गिरा
और साथ में अपने ऊपर तांगा भी ले बैठा। राजा विजयभान सिंह एक और छिटक कर गिर पड़े। तांगे का या पहिया टूट कर 2 टुकड़ों में हो गया। घोड़ा तांगे से ऐसा फंसा कि दोबारा नहीं उठ सका। विजयभान सिंह अपना भार संभाल नहीं सकते थे, तांगे को क्या उठाते। अपने भाग्य पर उनको रोना आ गया। आंखें छलक आई, परंतु तभी गर्दन उठाकर उन्होंने तारों भरी धुंध से देखा वह रामगढ़ की सरहद में पहुंच चुके। यह रास्ता, यह सारी जगह उनकी जानी पहचानी थी। कभी इन रास्तों पर मिट्टी बिछी रहती थी। यहीं से वह अपनी 6 घोड़ों वाली टमटम पर सवारी के लिए निकला करते थे। यहीं से उनकी कार गर्द उड़ाती हुई जाया करती थी और तब लोग दूर से ही देखकर उन्हें झुक झुक कर अदब से सलामी पेश करने लगते थे। जीवन की अंतिम आशा को उन्होंने फिर टूटते टूटते संभाला, साहस बटोरा। तूफान तो पार हो चुका था, अब केवल किनारा ही बाकी था। उन्हें साहस हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। दिल पर पत्थर का बोझ डालकर उन्होंने अपनी डूबती सांसों को फिर समेटा और खड़े हो गए। कंबल शरीर पर बोझ मालूम हो रहा तो उसे वहीं छोड़ दिया। आगे बढ़े तो पग लड़खड़ाए, परंतु अब वह एक पल भी रुकना नहीं चाहते। यह जीवन जाने कब साथ छोड़ दे, सांसें जाने कब उखड़ जाए। पग बढ़ाते समय ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती डगमगा रही है। कीचड़ में लथपथ लड़खड़ाते गिरते संभलते वह आगे बढ़ते चले गए और अपनी तपस्या के फल में एक आशा के लिए। राधा ने उन्हें क्षमा कर दिया है। वह उन्हें देखते ही अपनी बाहों में समा लेगी। उनकी छाती पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ेगी, आंसू बहाएगी, तड़पेगी, प्यार करेगी और आंसुओं से उनको चरण को धो डालेगी। और उन्हें चाहिए भी क्या, यही देखने के लिए, यही प्यार पाने के लिए तो उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा दिया था। सुबह के पांव फटने से पहले वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो चुका था। नीले नीले बादल अंधकार की चादर सरकाते हुए क्षितिज पर झलक पड़े थे और छोटे छोटे पक्षियों ने आकाश में कलाबाजियां लगाना आरंभ कर दिया था। राजा विजयभान सिंह ने एक जगह खड़े होकर दम साधा और देखा, दूर बहुत दूर उनकी हवेली खुले आकाश को मुंह चुमे धुंधली धुंधली दिखाई पड़ रही है। हवेली के सामने वह सूखा सा वृक्ष था, परंतु शायद इस समय वह गिर पड़ा है। रात की तूफानी हवा और वर्षा के आगे वह टीक नहीं सका। उनके मुखड़े पर खुशी की लहर दौड़ गई। एक ही झटके में उन्होंने चाहा कि लपक कर हवेली पहुंच जाए, परंतु अचानक उनके पग लड़खड़ा गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत उन्हें जवाब दे रही है। एक बार फिर उन्होंने इसे समेटने का प्रयत्न किया, परंतु होठ केवल भींच कर ही रह गए। वह विफल रहे, मानो अब उनके गरीब शरीर में गर्म रक्त की बूंद भी नहीं बची। उनका गला सूख गया और दिल बैठने लगा। वह लड़खड़ाए और उन्होंने एक पग आगे बढ़ाया, परंतु फिर वहीं एक नागफनी के पौधे से कुछ दूर हटकर गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से उन्होंने अपनी गर्दन हवेली की ओर घुमाई। पांव फट रही थी। सूखे वृक्ष के उस पार हवेली की ऊपरी मंजिल स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। उनके दिल को सख्त ठेस लगी। नदी के किनारे भी आकर वह डूब गए। उनकी अंगुलियां फैली, फिर मुट्ठियां भीज गई। होठों को उन्होंने बड़ी सख्ती से काटा, परंतु ऐसा महसूस हुआ मानो यहाँ भी जान नहीं रही। बड़ी बड़ी घनी पलकों में आंसू छलक आए, होठ खुल गए। उन्हें गहरी गहरी सांसें आने लगी और गहरी सांसों में सूखी सूखी सांसें। कीचड़ से लथपथ तथा आसपास गड्ढों में पानी होने के पश्चात भी उन्हें एक बूंद पानी देने वाला कोई नहीं था और वह इसके लिए तरसते रह गए। उनकी नजरों के सामने क्षितिज पर उनकी वास्तविकता घूम गई। शानदार हवेली, राजमहल, आगे पीछे सिपाही, पहरेदार, हरे भरे खेत खलिहान और इन्हीं के बीच उनकी राधा से पहली भेंट। फिर दूसरी भेंट जब वह भरे मंडप से उठाकर लाई गई थी। उन्होंने उसे राजमहल की सबसे बड़ी मंजिल पर ले जाकर इस इलाके को दूर दूर तक दिखाया था। अपने प्यार की खातिर सब कुछ उसके कदमों में रख देना चाहता था, परंतु अपने आप को गिराकर उसने एक बार भी इन वस्तुओं को लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य भी घूम गया जब मंगनी के दिन उसे ढूंढते ढूंढते वह कृष्णा नगर में भटकते हुए पहुंच गए थे और तब घुटनों के बल झुकते हुए उन्होंने उसके सामने अपनी पलकों की झोली फैला दी। उससे क्षमा की भीख मांगी थी। शायद उस पल राधा का दिल उसके प्रति सहानुभूति से भी भर गया था। शायद वह उन्हें क्षमा कर देती। शायद अपने आप को उनकी रक्षा के हवाले करने को वह तड़प भी उठी, परंतु जाने क्यों वह बहक गई थी और बहक कर उसने रातों रात कृष्णा नगर को ही छोड़ दिया था। उनकी फूलती सांसें धीमी पड़ गई। शरीर निष्क्रिय था, परंतु आंखों की कोई कड़ी मस्तिष्क के द्वारा अब भी काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने हकीकत के बाद एक सपना भी देखा। राधा उनके समीप बैठी है, बिल्कुल समीप। वह एक सपना देख रहे हैं। वह राजा विजयभान सिंह है और
राधा उनकी पत्नी, इस इलाके की महारानी। उनके सुडौल शरीर तथा सुंदर मुखड़े पर महारानियों के वस्त्र कितने ज्यादा खिल रहे हैं। राधा कितनी सुंदर है, इतनी अधिक सुंदरता, उसे निरंतर देखते रहने के बाद भी उनका मन नहीं भर रहा। राधा उन्हें देखकर मुस्कुराती है तो रामगढ़ के चप्पे चप्पे पर बहार छा जाती है। यहाँ की प्रजा उनके सामने सम्मान में झुक झुक जाती है। दूर दूर के राजा महाराजा राधा के रूप के कारण उनसे डाह करने लगे। इस विचार ने, इस सपने ने उनको होठों पर एक मुस्कान बिखेरनी चाहिए, परंतु जैसे वह जान ही नहीं थी, वहाँ जान ही नहीं थी। होठ खुले तो खुले ही रह गए। पलकों से आंसुओं ने गालों पर आकर होठों की प्यास बुझानी चाहिए तो हवा के दबाव ने इनका रुख बदल दिया, उलझी हुई दाढ़ी में ही भटका दिया। फिर उन्हें एक हिचकी आई, बहुत ही हल्की सी। उनके कान इसका स्वर भी नहीं सुन सका। शायद कान के पर्दे भी शून्य पड़ चुके थे। फिर छाती में जाने कहाँ छिपा रक्त का एक अंतिम कतरा होठों पर आकर फैल गया। उनकी आंखें खुल गई। पलकों पर आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें सुबह की शबनम के समान अटकी हुई थी। बड़ी बड़ी काली पुतलियों के दर्पण पर उन्होंने अंतिम बार प्रतीत किया। क्षितिज पर बड़े बड़े पक्षी उड़ रहे थे। गिद्ध और कौवे उनके समीप आते जा रहे हैं और बस कुछ भी इसके आगे वो महसूस नहीं कर पाए। दोस्तों, ये थी अभी तक के 19वें भाग की कहानी खत्म होने को है। थोड़ी कहानी और रह गई है। अब आपको बहुत ही रोमांचित कहानी थोड़ी सी जो बच गई है 20वें भाग में सुनाऊंगा। और इसके बाद आपको ये कहानी अभी तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और अगले कहानी हम जो लेकर आने वाले हैं वो 2 कहानी है, सूरजमुखी और डूबता किनारा। जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम दोनों में से पहले एक लाएं।